209 से पहले वाले क्वेश्चन, 209 पेज से पहले वाले जो क्वेश्चन आप देख चुके थे, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन कौन से 209 एनसीईआरटी बुक में है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 209 पे जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। 10th क्लास के लिए वीडियो है। तो क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो आर के लिए क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक कौन सी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, किस पे डिपेंड्स करेगा, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगी। फिर देखना एरिया जो होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस, तो यानी रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी वायर का, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया ऑफ कंडक्टर। दो फैक्टर हो गए, एक हो गया रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, दो फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर होगा मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। आप लोग को पता है कि सिल्वर का रेसिस्टेंस जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। और कॉपर और एल्युमिनियम में कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है कंपेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस मटेरियल पे, ठीक है ना। इसके बाद कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। जी हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। इसीलिए तो सुपर कंडक्टर भी बनता है। खैर अपने को डिस्कशन, अपने को 4 फैक्टर याद रखना, आप 10th क्लास में 4 फैक्टर याद रखो, क्लियर, ठीक है। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप एनसीईआरटी का बुक खोल कर बैठो, उसमें क्वेश्चन देखो और फिर यहाँ से सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना, और अच्छा से आपको क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो को पुश कर करके भी आप वीडियो देख सकते हो, आराम से देखना, ठीक है ना। तो देखो इसमें बोल रहा है कि विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक और ए थिन वायर। तो एक हम पहले थिक वायर बना लेते हैं, हमने मान लिया कि ये थिक वायर है, ठीक है, और ये एक बना लिया हमने थिन वायर, ठीक है ना। अब द सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है। अगर मान लो ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है, अगर ये एल्युमिनियम का है तो ये भी एल्युमिनियम का है। व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी सेम सोर्स से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर इसको हम जब बैटरी से कनेक्ट करें तो सेम, अगर 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे यूज किए 12 वोल्ट, तो यहाँ भी 12 वोल्ट की बैटरी यूज की है। 6 वोल्ट तो ये भी 6 वोल्ट के साथ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि विल करंट फ्लो मोर इजिली, तो करंट किसमें इजिली फ्लो करेगा, जब इसको इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, एक थिन और एक क्या हो गया थिक, थिक और थिन। तो किसमें करंट इजिली फ्लो करेगा, तो देखो क्या होगा, हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज्यादा होगा ना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
देखो, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज्यादा है तो रेसिस्टेंस इसका कम होगा। कंपेयर इससे कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे थिन से, तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। सिंपल बात। हमें ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, और हमें यहाँ पे करेंट की बात करना है, तो करेंट जो होता है वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना। तो करेंट ज्यादा कब होगा, जब रेसिस्टेंस कम हो। तो देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है तो इसका करेंट ज्यादा होगा, यानी कि करंट का फ्लो यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ पे कम है। यहाँ पे करंट का फ्लो कम होगा क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि इन थिक वायर करंट फ्लो मोर इजीली, ठीक है ना। यानी कि कोई एक पतली वायर है और एक मोटी वायर है, तो मोटी वायर में करंट का फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसीलिए जब हम घर की जो मेन वायरिंग होती है वो थोड़ी मोटी वायर से करवाते हैं और फिर लास्ट में पतली पतली वायर भी यूज करते हैं। जब कमरा में मान लो कि एक प्लग से हमें क्या है, एक फैन के लिए केवल कनेक्शन देना है, किसी बल्ब का देना है, तो केवल पतले वायर से कर लेते हैं जो, लेकिन मेन कनेक्शन जो होता है वो मोटी वायर से करते हैं, क्योंकि मोटी वायर में क्या होता है, करंट का फ्लो इजीली हो जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसका रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। फाइल द पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। अगर पहले वाली वैल्यू v है तो उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो गई, यानी कि v/2 हो गई। What change will occur in the current through it, इसमें भी आपको करंट में बताना है कि कितना चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। करंट में कितना चेंजिंग आएगा जब वोल्टेज जो है वो हाफ हो जाए, ठीक है ना। जब वोल्टेज हाफ हो जाए तो करंट में कितना चेंजिंग आने वाला है, इसे हम लोग को देखना है। तो चलो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसकी रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है, सेम दिया, यानी कि R जो है वो कांस्टेंट है। R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ओम्स लॉ से देखो, अकॉर्डिंग टू बाय ओम्स लॉ लिखो, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR, V इक्वल टू IR, तो हम I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, डिक्रीज टू हाफ ऑफ फॉर्मल वैल्यू। तो हमने फॉर्मल वैल्यू को क्या मान लिया, हमने फॉर्मल वैल्यू को अगर V मान लूं तो डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, यानी कि न्यू पोटेंशियल जो है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू पोटेंशियल कर लो, तो न्यू पोटेंशियल को हम V डैश बोल दिए, तो ये कितना हो जाएगा, V/2 हो गया, हाफ हो गया ना। फॉर्मल वैल्यू का हाफ हो गया, तो फॉर्मल हमने V माना तो V/2 हो गया, तो न्यू पोटेंशियल हमारे पास V आ गया। तो अब हम करंट की अगर बात करें तो I डैश निकालो, जो नया वाला करंट निकालो कितना होगा, I इक्वल टू V/R, यानी हम I डैश निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, V डैश बाई R, तो V डैश की जगह पर हम V/2 पुट करें तो V/2 इंटू R, यानी कि 1/, देखो ऐसे हो जाएगा, V/2 को हम क्या लिख सकते हैं, V/2 को क्या लिख सकते हैं, V डैश, तो सॉरी V डैश को हम V/2 लिख देना।
हमें निकालना तो करंट था ना, करंट का रिलेशन निकालना था, तो V डैश इक्वल टू V बाई 2 निकाल दिया ना, तो V बाई 2 इंटू 1 बाई R हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, I इक्वल टू V बाई आर आ गया, ठीक है ना, ये हमें पता है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे पीडी लिखने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्वेश्चन लिखना, ठीक है ना, क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर डिक्रीज टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि फॉर्मल वैल्यू। तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसको अगर हम वी डैश बोल दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी बाई 2 के इक्वल हो गया, जो ओरिजिनल हमने वी माना तो उसका हाफ हो गया। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई आर, यानी अगर हमें न्यू करंट निकालना है, हमें करंट बताना था, तो न्यू करंट को हम अगर आई डैश माने तो आई डैश इक्वल टू वी डैश बाई आर, तो यहाँ पे V डैश इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, V बाई 2 डिवाइड बाई आर, यानी कि 1 बाई 2 इंटू V बाई आर, 1 बाई 2 इंटू V बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, I, तो कितना आ गया, I डैश कितना आ गया, I डैश इक्वल टू I बाई 2 हो गया, यानी कि क्या होगा, विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट पाथ चेंज, तो ये चेंज कितना आ गया, हाफ हो गया, करंट किसके इक्वल हो गया, हाफ हो गया, करंट जो ओरिजिनल करंट था उसका हाफ हो गया, ये न्यू वाला करंट, ये चेंज आ गया, जो करंट में चेंजिंग आया ये हो गया, ठीक है।